हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ इश्यूज वगैरह भी थे और इसी कारण मैं अपने लेक्चर को अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा, सिर्फ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपके प्यार के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए। आप लोगों का ट्रस्ट मेरे पर हमेशा बना रहा, आपका प्यार हमेशा बना रहा और इसी कारण आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। रियली रियली आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू और मैं ये ट्रस्ट को कभी टूटने नहीं दूंगा, ये आप ट्रस्ट रखिए। तो चलिए, बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर प्लीज फंक्शन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ग्रुप के साथ और इस लेक्चर के बाद हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ग्रुप, और वो भी उसी तरीके से इजी वे में। तो चलिए सीखते हैं इजी केमिस्ट्री के साथ, इजी वे में सीखते हैं कि आखिर फंक्शन ग्रुप क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ग्रुप। लेकिन फंक्शन ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना होगा। हालांकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस वगैरह हम कर चुके हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप को समझने से पहले हमें जानना होगा हाइड्रोकार्बन। और हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन वर्ड से मिलकर बना हुआ है? एक वर्ड है आपका कार्बन, एक वर्ड कार्बन और दूसरा वर्ड क्या है? हाइड्रो। हम जानते हैं कि कार्बन तो कार्बन है ही है, कार्बन तो कार्बन है ही है। और हाइड्रो रिप्रेजेंट किसको करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। वैसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक डिफिनेशन याद रखना है, किसका? हाइड्रोकार्बन का। क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल है आपका CH4। ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसी प्रकार देख लीजिए C6H6, C2H4, C4H6, ये सब क्या है? सब हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ मौजूद हो उसे हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसे हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको याद क्या रखना है? हाइड्रोकार्बन। दूसरा चीज याद क्या रखना है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। क्या है? ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है CH4। हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन है, हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं? इसके स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है CH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरह से CH4। ठीक है, हम जानते हैं कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, जिसका जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसका जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा? 4 होगा। देखिए कार्बन के चारों ओर काउंट कीजिए, कार्बन के चारों ओर काउंट कर रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन का वैलेंसी 4 मतलब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर चुका है। ठीक है, अब सोचिए जब यहाँ पर कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसका जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर 1 बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन का कंप्लीट है, कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ठीक, अब सोचिए कि अगर कोई दूसरा एटम या ग्रुप, अब सोचिए अगर कोई दूसरा एटम या ग्रुप अगर कार्बन के साथ जुड़ना चाहे तो क्या ये जुड़ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है।
ठीक है, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए और इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसी कारण अगर कोई दूसरा एटम या ग्रुप यहाँ पर अटैच होना चाहे तो वो अटैच नहीं होगा। ठीक है, अब अटैच होने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कंडीशन होगा, ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर अगर किसी दूसरे एटम या ग्रुप, सपोज करते हैं मान लें कि हमें क्या करना है, एक्स एटम को अटैच करना है। सपोज करना है कि हमें क्या करना है कि इस एक्स एटम को कार्बन के साथ अटैच करना है। जब हम अटैच करेंगे तो अटैच करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना होगा, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक वहां पर दूसरा आइटम या ग्रुप जुटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, 4 से 5 नहीं हो सकता, 4 से 3 नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर किसी दूसरे एटम या ग्रुप को कार्बन एटम के साथ अटैच करना होगा तो यहाँ से क्या करना होगा, हाइड्रोजन को हटाना होगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस CH4 से एक हाइड्रोजन एटम को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स एटम का यूज कर रहे हैं। हाँ, इसको बाहर निकाल रहे हैं, इस एक्स एटम को अटैच कर रहे हैं। जब अटैच करेंगे तो होगा क्या, देखिए आप CH3 और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होने के बाद एक एक्स एटम क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, यानी कह रहा है 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द 1 एक्स एटम। एक एटम के द्वारा एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया तो एक नया कंपाउंड बन गया CH3X, है ना। तो एक नया कंपाउंड क्या बन गया, CH3X का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यानी ये जो CH3X हुआ एक नया कंपाउंड हुआ, और ये कंपाउंड बना किससे, CH4 से बना। ये कंपाउंड जो है CH3X बना किससे, CH4 से बना। तो इसी कारण हम क्या कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का क्या है, डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या था, प्रोड्यूसिंग बाय अदर्स, दूसरे से बना हुआ कंपाउंड। यानी ये जो कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड है वो किससे बन रहा है, CH4 से बन रहा है। तो दूसरे से बने हुए कंपाउंड को, दूसरे से बने हुए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो CH3X है इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ CH4 कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ CH4 का नाम है। ये हुआ आपका क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ CH4। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ CH4। उसी प्रकार सिमिलरली सपोज कर लीजिए कि अगर इस CH4 से, अगर इस CH4 से एक हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एक दूसरे ग्रुप NO2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द 1 कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ग्रुप्स NO2। अब इस H के प्लेस पर 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, एक NO2 ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद फिर क्या होगा, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। वो नया कंपाउंड क्या होगा, CH3NO2 होगा, CH3NO2 होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नया कंपाउंड बना, ये भी कंपाउंड CH4 का ही डेरिवेटिव्स होगा। ये भी क्या होगा, CH4 का ही डेरिवेटिव्स होगा। बस अंतर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर अंतर क्या है कि 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द 1 एक्स एटम, जबकि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 1 कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ग्रुप्स NO2। ठीक है, यहाँ पर एक्स एटम जो है NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पर एक्स एटम से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों केस में एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन कहते हैं। हाँ, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ CH4 का नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना वो किससे बना, CH4 से बना। और CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। तो जब ये हाइड्रोकार्बन है, जब ये हाइड्रोकार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड हो गया। जब ये हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड हो गया। ध्यान दीजिए, CH4 से बने कंपाउंड को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ CH4 कहते हैं।
ठीक है, ये भी हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ CH4, ये भी हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ CH4। अब जब हम करेंगे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इस हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड ये है, तो इस कंपाउंड को हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे क्योंकि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपका क्या होगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स का मतलब प्रोड्यूसिंग बाय अदर्स, यानी दूसरे से उत्पन्न किया गया, दूसरे से बनाया गया, दूसरे से बने हुए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ दैट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जिस कंपाउंड से कोई दूसरा कंपाउंड बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ दैट कंपाउंड का नाम देंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो बन रहा है, ये दोनों कंपाउंड जो बन रहा है वो हाइड्रोकार्बन से बन रहा है, सो वी कैन से दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों कंपाउंड जो होगा वो क्या हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाला कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से बना कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने कंपाउंड को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड का स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उससे बनने वाले सब्सटेंस हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग यहाँ पर तीन चीज समझ गए, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या हो गया हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, दूसरा क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, है ना। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिए। अब हमें समझना क्या है, थोड़ा सा फंक्शन ग्रुप के बारे में समझना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अभी मैंने एग्जांपल लिया CH4, अगर एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाए, वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए हम यहां पर क्या किए एक एक्स एटम ले रहे हैं, एक एक्स एटम ले रहे हैं। एक्स एटम को ऐड करने पर एक नया कंपाउंड क्या बन गया CH3X बन गया। ठीक है, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द वन कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एक्स एटम। ठीक, अगर हम यहां पर दूसरा हाइड्रोकार्बन ले ले C2H6, इसमें भी हम सेम है ना, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं एक ही हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द वन कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एक्स एटम, फॉर्म क्या करेगा एक नया कंपाउंड C2H5X का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं C3H8, इसमें से हम क्या कर रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं किससे एक एक्स एटम से, फॉर्म क्या करेगा एक नया कंपाउंड C3H7X। ठीक है, हम जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाला जो कंपाउंड है इसको क्या कहेंगे डेरिवेटिव्स कहेंगे। ये भी हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सब क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब सोचिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब कहा जा रहा है यहाँ पर ये जो CH3X है, ये जो CH3X है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, ठीक है ध्यान दिएगा थोड़ा सा,
अब जो कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये जान रहे हैं यहाँ पर ये सब क्या हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जितना भी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है इन सभी का हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। अगर हम इन सभी का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कार्बन का एक एटम है 12, हाइड्रोजन का 3 एटम है 3 प्लस X का एक एटम, ठीक है। इसका मोलर मास जो निकलेगा है ना, मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12 प्लस 3 प्लस X, यानी 15 प्लस X निकलेगा, 15 प्लस X निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें कितना निकलेगा, कार्बन का 2 एटम है, कितना आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस X, यानी कितना आ जाएगा 29 प्लस X। ये जो आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। उसी प्रकार अगर हम C3H7 का, उसी प्रकार अगर हम C3H7 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना निकलेगा, ये आपका क्या होगा 36 प्लस 7 प्लस X, यानी कितना आ जाएगा 43 प्लस X, 43 प्लस X, ठीक है। यानी ये आपका क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C3H7X निकलेगा, ठीक है। अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इन सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या है, डिफरेंट है। इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा सोचिए कि आखिर यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्यों है, किसके कारण मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है। क्या यहाँ पर जो X एटम जुटा हुआ है, क्या यहाँ पर जो X एटम जुटा हुआ है, क्या इसके जुटने के कारण इसके मॉलिक्यूलर मास में चेंजिंग हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। इसके जुटने के कारण, X के जुटने के कारण इसके मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए X का एक ही एटम है, यहाँ पर भी X का एक एटम है, यहाँ पर भी X का एक एटम है, ठीक है। जितना मॉलिक्यूलर मास X का यहाँ जुट रहा होगा, उतना ही मॉलिक्यूलर मास X का इसमें भी जुट रहा होगा, उतना ही मॉलिक्यूलर मास X का इसमें भी जुट रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से X को निकाल भी दें, अगर हम यहाँ से X को निकाल भी दें तो इसके मॉलिक्यूलर मास में जो चेंजिंग होगा वो सिर्फ CH3, C2H5 और C3H7 के कारण होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, हमने क्या कहा, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 प्लस X होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे 29 प्लस X होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे 43 प्लस X होगा। अब इसके मॉलिक्यूलर मास में जो चेंजिंग हो रहा है वो चेंजिंग किसके कारण हो रहा है, क्या X एटम के जुड़ने के कारण हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि X का एक एटम यहाँ भी है, एक एटम यहाँ भी है, एक एटम यहाँ भी है। इसका जितना मास यहाँ जुड़ रहा है उतना ही मास यहाँ जुड़ रहा होगा, उतना ही मास यहाँ जुड़ रहा होगा, मतलब इसके कारण कोई चेंजिंग नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके कारण कोई चेंजिंग नहीं आ रहा होगा। चेंजिंग किसके कारण आ रहा होगा, तो चेंजिंग आ रहा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम में चेंजिंग के कारण, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के चेंजिंग के कारण, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के चेंजिंग के कारण आ रहा होगा ना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास में जो चेंजिंग आ रहा है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास में जो चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, वो किसके कारण आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम के कारण, कार्बन और हाइड्रोजन एटम कारण, इसके कार्बन और हाइड्रोजन एटम के कारण, मतलब इसको क्या करें, हाइड्रोकार्बन पार्ट के कारण, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में जो चेंजिंग आ रहा है वो किसके कारण चेंजिंग आ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट के कारण चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, सोचिए आप कि हाइड्रोकार्बन पार्ट के कारण, हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंजिंग होने के कारण इसके मॉलिक्यूलर मास में चेंजिंग आ गया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम increases in हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। अगर कहना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर जैसे इंक्रीज करता है इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो मॉलिक्यूलर मास आल्सो भी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास आल्सो भी इंक्रीज, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन पार्ट में इंक्रीज कर रहा है
इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट में कार्बन एटम की संख्या में चेंज होने के कारण। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो एटम मौजूद है हाइड्रोजन और कार्बन, उसकी संख्या में चेंजिंग होने के कारण इसके मॉलिक्यूलर मास में चेंज आ रहा है। ठीक है ना, इसमें चेंज आ रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब सोचिए अगर कि मॉलिक्यूलर मास अगर चेंज हो रहा है, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा इन तीनों में। ठीक है, अब देखिए, तो जब कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है किसके कारण, हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज के कारण, इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। यानी मतलब एक ही चीज आ रहा है, मतलब एक ही चीज आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज के कारण, हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, डेंसिटी में चेंज हो गया, अदर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंट हो रहा है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट। यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंजिंग आ रहा है तो वो चेंजिंग किसके कारण आ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंजिंग के कारण। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है क्या, कि हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं, है ना। इतना चीज तो समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट। समझ में आया। चलिए अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार कह रहा है कि ये जो एटम आपस में जुड़ा हुआ है, जो एक्स एटम जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो एटम है ग्रुप जुटा, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो एटम या ग्रुप जुड़ता है, हाँ, जो एटम या ग्रुप जुड़ता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर कहा जा रहा है यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, उसी प्रकार अब ध्यान दीजिए, यहां CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। अब अगर वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये लिखा हुआ है क्या, OH ग्रुप, क्या बन गया आपका CH4OH। ठीक है, CH4OH, ठीक, CH3OH, CH3OH। अब सोच लीजिए कि अगर इस CH3OH में, अगर इस CH3OH में अगर हम क्या किए, Cl2 के साथ रिएक्शन किए, ठीक है, या हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है, इस प्रेजेंस से हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं। ठीक, अब जब रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या बना देगा, ये बना देगा CH3Cl बना देगा, ठीक है, प्लस क्या बना देगा, H2O बना देगा, प्लस ZnCl2 बना देगा। ठीक है, कैसे बना रहा है उसको रहने दीजिए बाद में। ठीक है, इसको हम ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो मेरा मतलब क्या, यहाँ देखिए CH3Cl बन गया, ठीक है, CH3Cl बन गया, यहाँ देखिए CH3 कोई चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग किसके कारण हो रहा है, यहाँ OH और यहाँ Cl के कारण। इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के बाद जिस एटम या ग्रुप को हम अटैच करते हैं, वो एटम या ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट।
और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए जिस एटम को हम अटैच करते हैं, ठीक है, जिस एटम या ग्रुप को अटैच करते हैं उस एटम या ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि वन हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अदर एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। तो जो अदर एटम या ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस किया करने के लिए यूज किया गया, ठीक है, अगर करें जो एटम या ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया गया और रिप्लेस करने के बाद जो नया कंपाउंड बना, उसको हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए जिस अदर एटम या ग्रुप का हम यूज करते हैं, है ना, जो अदर एटम ग्रुप अटैच करते हैं उसी अदर एटम या ग्रुप को हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ऐसा में तो अब सोचिए ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल पार्ट हो गया। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये क्या आपका? फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए जिस एटम या ग्रुप को हम अटैच करते हैं उसी अदर एटम या ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो गया? ये जो आपका OH और Cl है ये क्या कहा है? आपका फंक्शनल पार्ट का है। ये आपका क्या कहा है? फंक्शनल पार्ट का है, ठीक है। ये आपका क्या कहा है? हाइड्रोकार्बन पार्ट का है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जबकि कह रहे हैं यहाँ पर फंक्शनल पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आपका दिया हुआ फंक्शनल पार्ट, ठीक है, ये जो आपका क्या हो गया? फंक्शनल पार्ट, ठीक है, ये फंक्शनल पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल पार्ट, इट इज रिस्पांसिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर आप हमसे पूछिएगा, है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन को डिफाइन अब कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है? इस फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दोज एटम्स और ग्रुप्स which determine the chemical properties of organic compound is called functional group। उसे हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा एटम या ग्रुप which is responsible for determining the chemical properties of organic compound, that is called functional group। उसे हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? those atoms or groups which are responsible for determining the chemical properties of organic compound, ठीक है। चलिए इसे फिर से डिफाइन करके हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसे डिफाइन करना कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं यहां पर कि those atoms or groups which are responsible for determining the chemical properties of organic compounds are called functional group, इससे हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल अगर पूछा जाएगा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो हम कह सकते हैं OH, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ये क्या हो गया? एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक कंपाउंड का फंक्शन क्या होता है? OH। अगर आपसे पूछा जाएगा फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोनिक कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। अगर आपसे पूछा जाएगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपसे पूछा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या कर सकते हैं COOH, ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, ये क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH होता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि आखिर फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH क्यों हो रहा है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आयोनिक नेम क्या होगा, जनरल नेम क्या होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।